हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके गुरुजी में। आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th जो कि स्टैंडर्ड 9th के बारे में बात करने वाले हैं। चैप्टर नंबर जो 4 है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। नेशनल मूवमेंट्स इन इंडिया जो कि स्टैंडर्ड 9th का है और ये चैप्टर नंबर 4 है और गुजरात बोर्ड का है, GACB का है। ठीक है, तो इसके बारे में डीप में एक्सप्लेनेशन करेंगे। चैप्टर के अंदर क्या है, एसएस के किस चैप्टर के अंदर क्या क्या चर्चा की गई है, डिफरेंट वर्ड मीनिंग्स with your explanation. Today we are discussing in detail. Understood? If you have any query, so you can comment or you can message, you can DM me. Okay? Now we are started this chapter. National movements in India. राष्ट्रीय आंदोलन भारत में, जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, आज़ादी के लिए हुआ, वो सबके बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, राइट। ड्यूरिंग देयर स्टे इन इंडिया, ब्रिटिशर्स बिकम फैमिलियर विद द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया. Britishers are stay in India from long time. They know the political condition of our country. The British East India Company took advantage of the political dispatches or internal weakness of India from 1757 AD. अब ब्रिटिशर को पता चल गया था कि भारत के जो लोग हैं उनके अंदर क्या है, फूट हुई है, वो वीक है अंदर से। उन लोग को पता चल गया था, उसी का उन्होंने फ़ायदा उठाया आफ्टर कीपिंग इनटू बंगाल, और धीरे धीरे बंगाल के अंदर घुस गए। टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857 में एक रिवॉल्ट होता है एडी के अंदर। इट एस्टेब्लिश इट्स सुपरमेसी ओवर इन इंडिया इन इट्स 100 ईयर ऑफ रूल. उन्होंने 100 साल के शासन में, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1757 से चालू किया था और 1857 मीन्स टोटली 100 ईयर के अंदर उन्होंने अपना शासन स्थापित कर लिया। थ्रू दिस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स, कॉमन लॉ, कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीगल सिस्टम अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश सिस्टम. उन्होंने सारा सब कुछ सिस्टम जो था वो कैसा कर दिया था, ब्रिटिश सिस्टम कर दिया था सब जगह, केम इन टू एक्सिस्टेंस. येट द इंग्लिश रीडिंग इन इंडिया, इंग्लिश रिसाइडिंग इन इंडिया, जो अंग्रेज थे वो भारत में रहते थे. एस्टेब्लिश सच ए लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेट दैट इंग्लैंड वुड गेट मोर बेनिफिट. उन्होंने ऐसे कानून मीन्स ऐसे लॉ बना दिए जिससे क्या होता है कि जो इंग्लैंड है उससे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था और इंडिया का क्या हो रहा था, एक्सप्लॉइट हो रहा था इंडिया. एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होता है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है एक्सप्लॉइट. एक्सप्लॉइट मतलब होता है शोषण करना. क्या होता है, तो ये आप लिख लीजिएगा, इस एक्सप्लॉइट का मतलब होता है शोषण करना. ठीक है, शोषण करना, राइट, तो शोषण होता है. द ग्रेट नेशनल अपराइजिंग ऑफ 1857, अभी चलता रहा, उनका शोषण चलता रहा. अब लोगों से सहन किया नहीं गया तो लोगों ने क्या किया, 1857 के अंदर एक विद्रोह किया. अपराइजिंग, एक अपराइजिंग का मतलब क्या होता है, विद्रोह, किसी के खिलाफ आवाज़ उठाना, बगावत करना. तो ये भारत के लोगों ने विद्रोह चालू कर दिया है 1857 के अंदर. सम ऑफ द फैक्टर दैट कॉज द स्प्रिंग अपराइजिंग ऑफ 1857 वेयर पॉलिटिकल. ऐसा माना जाता है कि जो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ है उसके पीछे कुछ रीजन थे. पॉलिटिकल डिससेटिस्फेक्शन था, मतलब लोग असंतुष्ट थे. इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन था, मतलब पैसे की दृष्टि से भी लोगों को बिल्कुल बर्बाद किया जा रहा था, शोषण किया जा रहा था. सोशल एंड रिलीजियस फैक्टर, सामाजिक और धार्मिक तथ्य थे. मिलिट्री फैक्टर था, इमीडिएट रीजन लाइक इंट्रोडक्शन इन द एनफील्ड राइफल इन द आर्मी. आर्मी के अंदर एक एनफील्ड मतलब एक कारतूस जो कि गाय की चर्बी से बना हुआ उसका वो था कारतूस, तो उसका भी इंट्रोड्यूस किया था. मंगल पांडे वॉज द फर्स्ट मार्टिर ऑफ द अपराइजिंग, और इस विद्रोह का सबसे पहला कोई शहीद है तो कौन है, मंगल पांडे. सेवरल रिवोल्यूशनरीज लाइक, और ऐसे कई क्रांतिकारी थे जिसमें थे नाना साहेब पेशवा, तात्या टोपे, राजा कुंवर सिंह बिहार से, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, बहादुर शाह जफर दिल्ली से, took part in it. The uprising of 1857 produced many effects among which are end of the company rule in India. ये 1857 का जो रिवॉल्ट था वो इतना भयंकर, इतना जोरदार हुआ कि जो कंपनी का जो शासन था उसका क्या हो गया, अंत आ गया, कंपनी रूल खत्म हो गया. अब भारत को किसने संभाला, भारत को संभाला ब्रिटिश क्राउन ने. किसने संभाला, 1857 के बाद जो भारत का जो राज था वो ब्रिटिश क्राउन ने चालू कर दिया. 1857 तक कौन कर रहा था, कंपनी शासन कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी. लेकिन 1857 के बाद इसका जो भारत का शासन किया वो किसने किया, ब्रिटिश क्राउन ने, मतलब ब्रिटिश की जो राजकुमारी है उन्होंने अपने हाथ में ले लिया, राइट. मिलिट्री, द लेक, द रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ द 1857 अपराइजिंग एंड बिगिनिंग ऑफ द अपराइजिंग बिफोर द प्लानिट टाइम. ऐसा माना जाता है जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, रिवॉल्ट हुआ था, वो फेल क्यों जाता है, क्योंकि ये समय से पहले स्टार्ट कर दिया गया था. लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप, कोई अच्छा नेता नहीं था. इनसफिशिएंट एंड सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, हमारे पास अच्छे हथियार नहीं थे. इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ सेंटर्ड इंटरेस्ट दैट नेशनलिज्म एमंग रिवॉल्यूशनरीज, लैक ऑफ सुटेबल एंड ऑर्गेनाइज्ड लीडरशिप. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन डिटेल इन द प्रीवियस क्लास. आपने इसके बारे में पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में, राइट. बॉयकॉट एंड इंडिजीनियस मूवमेंट, राइट. बॉयकॉट, अब बॉयकॉट मतलब तो बहिष्कार करना, कोई भी चीज़ का हम बॉयकॉट करते हैं, जैसे कि मैंने बॉयकॉट करना है किसी चीज़ का, तो बॉयकॉट और इंडिजीनियस का, भारत की जो चीज़ें हैं उसे अपना और दूसरे विदेश की चीज़ें उसे बॉयकॉट करो. बॉयकॉट, इंडिजीनियस मतलब भारतीय.
इंडिजीनियस मूवमेंट अलॉन्ग विथ बंग बंग मूवमेंट, सबसे पहले कोई मूवमेंट होता है तो 1905 के अंदर बंग बंग मूवमेंट होता है। वॉज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट्स बिकॉज ऑफ द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी एज ए रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स मैकियावेलियन पॉलिसी बॉयकॉट एंड इंडिजीनियसली मूवमेंट गेट एन इम्पेटस। अब जो इसकी जो नीति थी, कपट नीति थी, मैकियावेलियन, आप लोग को सोच रहे हो कि मैकियावेलियन किसी का नाम, मैकियावेलियन, ये मैकियावेलियन एक नाम नहीं, ये इसका मीनिंग है। मैकियावेलियन मतलब होता है कपट नीति, मतलब जो एकदम बेकार वाली कपट नीति, राइट, मतलब ऐसी छल कपट वाली नीति उनके पास थी, उसकी वजह से भी ये मूवमेंट चालू होता है। बंगाल वॉज ए बिग प्रोविंस एट द टाइम ऑफ द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश के टाइम पे सबसे बड़ा बंगाल बहुत राज्य होता है, विच इंक्लूड द प्रेजेंट डे, आज का जो बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, ये सारे क्या है पहले के बंगाल में थे। कंपेयर टू द अदर स्टेट बंगाल वॉज द सेंट्रल पॉइंट, बंगाल कैसा था, सेंट्रल पॉइंट था, क्योंकि उस टाइम पे भी हमारी जो कैपिटल थी, अभी 1911 तक हमारी कैपिटल भारत की क्या रही थी, कलकत्ता रही थी, तो जो बंगाल है वो एक सेंट्रल पॉइंट बन चुका था। नेशनल अवेकनिंग द इम्पेटियस, एंड इम्पेटियस का मतलब होता है प्रेरणा, क्या होता है, जिससे हमें स्रोत, मोटिवेट करना, प्रेरणा जिससे मिलती है ना, प्रेरणा जिससे हम मोटिवेट हो जाते हैं, प्रेरणा, राइट। थॉट फॉर द नेशनल मूवमेंट केम फ्रॉम बंगाल इन द 1857 रिवॉल्ट हिंदू एंड मुस्लिम हैड ए कलेक्टिवली फॉट द इंग्लिश। 1857 का जो रिवॉल्ट था उसके अंदर हिंदू और मुस्लिम भाइयों ने दोनों ने मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ा था। दैट्स वाई थ्रू द इंग्लिश स्ट्रेटेजी ऑफ डिवाइड एंड रूल दैट एनकरेज कम्युनिज्म कॉज डिवीजन अमंग द रूल। इसीलिए इन्होंने सोचा इंग्लिश वाले लोगों की इनको अलग अलग करना पड़ेगा, उसी की पॉलिसी का नाम था डिवाइड एंड रूल करो, दोनों जो लोगों को बांटो और राज करो, ये जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। वायसराय कर्जन, अब वायसराय जो कर्जन था उस टाइम पे जो वायसराय था 1899 से लेकर 1905 तक का वायसराय था, डिवाइडेड द वेस्ट बंगाल प्रोविंस इनटू ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। उसने बंगाल के दो टुकड़े कर दिए, किसने किए, लॉर्ड कर्जन ने किए, किसने किए, लॉर्ड कर्जन ने, जो कि 1899 से लेके 1905 तक था, उसने बंगाल के दो टुकड़े कर दिए, एक था ईस्ट बंगाल और एक था वेस्ट बंगाल। द नेम ऑफ द ब्रिंगिंग एंड अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, अब पूछा कि आपने डिवाइड क्यों किया, तो बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रजातंत्र अच्छी तरह कामकाज नहीं हो रहा, तो हमें दो बहुत बड़े राज्य है तो इसे हमें दो भाग में डिवाइड कर लेंगे तो अच्छी तरह हम एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अच्छी तरह कर पाएंगे, ऐसा उसने उसका रीज़न बताया था। देयर वाज ए स्ट्रॉन्ग अपोजिशन ऑफ द डिवीजन ऑफ द बंगाल, और वहाँ पे काफ़ी भयंकर विरोध हुआ, लोगों ने विरोध किया बंगाल का डिवीजन का, राइट। वैन द बंगाल वॉज डिवाइडेड ऑन 16 अक्टूबर, कब बंगाल का डिवीजन हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को। द होल बंगाल ऑब्जर्व द माउंटिंग डे, माउंटिंग डे मतलब होता है दुखी दिन, उस दिन मौजूद मनाया गया। द सेम डे एन अनाउंसमेंट अबाउट बॉयकॉटिंग ऑल फॉरेन गुड्स एंड एनकरेज टू यूज इंडिजीनियस गुड, उसी दिन लोगों ने बॉयकॉट, जो बाहर से जो कपड़े आते हैं उसका बहिष्कार करना और अपने देश का एनकरेज मतलब होता है हम उसे मोटिवेट करें, एनकरेज मतलब होता है कि उसका संवर्धन करना, इंडिजीनियस गुण भारत के जो गुड्स होते हैं उसका संवर्धन करना, उसको सपोर्ट करना। वॉस मेड नॉट मैनली बेंगालीज बट द अदर इंडियन आल्सो बिगन टू बिलीव दैट दिस डिवीजन हैज बीन डन टू कर्टल द बैकी फॉरेस्ट फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म दैट वाज द कैचिंग अप इन इंडिया। अब इसमें क्या होता है, देश की जो लोगों की भावना है, अब देश के प्रति देश भावना, पैट्रियट फीलिंग आर अराइज इन ऑल माइंड्स, सबके दिल में देश की भावना जागृत हो गई। द डे दैट डे हिंदू एंड मुस्लिम टाइड राखीज, उसी दिन हिंदू और मुस्लिम लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी, टाई टू ईच अदर इन द एंटायर बंगाल टू एक्सप्रेस देयर यूनिटी। और ये राखी क्यों बांधी, क्योंकि उनको पता चले कि हम मुसलमान और हिंदू एक हैं। दिस मूवमेंट हैड 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक, इस जो मूवमेंट था, ये जो मूवमेंट हुआ उसके मेन 3 कैरेक्टर माने जाते हैं। कौन से, एडॉप्ट इंडिजीनियसली प्रोडक्ट, हमारे भारत की जो प्रोडक्ट्स है स्वदेशी का उपयोग करना है, ये इसका एक रीज़न माना जाता है। दूसरा इसका मेन इंटेंशन क्या था, बॉयकॉट फॉरेन गुड, जो बाहर से जो कपड़े आते हैं उसका विरोध करना, वो इसका एक रीज़न माना जाता है। एडॉप्ट नेशनल एजुकेशन, भारत का एजुकेशन एडप्ट करो, राष्ट्रीय एजुकेशन एडप्ट करो। इंडिया बेनिफिटेड लॉट ड्यू टू द स्वदेशी मूवमेंट व्हाइल द इंग्लिश इंडस्ट्री वाज बैडली अफेक्टेड ड्यू टू द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, द क्लोथ कमिंग फ्रॉम मैनचेस्टर स्टॉप्ड। अब इससे क्या हुआ, ये जो आंदोलन हुआ उससे क्या हुआ, भारत की जो स्वदेशी आंदोलन थी इंडिया को बहुत बेनिफिट हुआ और इंग्लिश जो इंडस्ट्रीज थी वो एकदम बुरी तरह ध्वस्त हो गई। और जो कपड़ा मैनचेस्टर से आता था, जो इंग्लैंड में, यूके में एक जगह का नाम है मैनचेस्टर, वहाँ पे काफ़ी कपड़े के लिए फेमस है, तो वहाँ से जो कपड़ा आता था वो कपड़े का भी इम्पोर्ट बंद हो गया, वहाँ से जो एक्सपोर्ट किया जाता था वो बंद हो गया। स्टॉप्ड शुगर, शूज, सिगरेट, टबाको एक्सेट्रा इंपोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड आल्सो रिड्यूस एंड द सेल ऑफ द क्लोथ मेड इन इंडिया इंक्रीज। और जो भारत के खुद के कपड़े थे, जो स्वदेशी कपड़े थे, उनकी जो डिमांड है वो बढ़ने लगी, और जो बाहर से जो कपड़े आते थे उनकी डिमांड डाउन होने लगी। फैक्ट्रीज फॉर मेकिंग इंडिजीनियस गुड्स वे स्टार्टेड, नई फैक्ट्रियाँ चालू होने लगी जो भारत के ही स्वदेशी बनाने लग गई। द इफेक्ट ऑफ द मूवमेंट वॉज फेल्ट इन द अदर प्रोविंस ऑफ इंडिया लाइक पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुंबई, मद्रास एक्सेट्रा बिसाइड बंगाल। द इको ऑफ द, अब जो इसकी जो धुन थी वो अकेले बंगाल में नहीं पूरे देश में सुनाई देने लगी। स्वदेशी मूवमेंट वॉज फेल्ट इन गुजरात टू, ये स्वदेशी आंदोलन था, ये गुजरात के अंदर भी लागू हो गया था। द इको ऑफ द मूवमेंट वॉज आल्सो फेल्ट स्ट्रांगली इन द ब्रिटिश
parliament and just within 6 years 1911 the division of the Bengal was scrapped after rethinking by the parliaments। अब ये जो सब आंदोलन चल रहे थे, स्वदेशी आंदोलन, जो भंग मूवमेंट चालू हो गया था, क्या कहते हैं, जो भंग मूवमेंट चालू हो गया था, जो कि कब हुआ था, 1906 में हुआ था। क्यों? क्योंकि जो बंगाल का विभाजन था। अब 6 साल से सरकार इतनी बुरी थक गई कि सरकार ने 1911 को बंगाल का जो डिवीज़न है उसे क्या कर दिया, रद्द कर दिया गया, स्क्रैप कर दिया उसे। द डिवीजन ऑफ द बंगाल वॉज स्क्रैप्ड आफ्टर रीथिंकिंग बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने सोचा, ट्राई तो किया कि बंगाल का डिवाइड कर देते हैं, पर बंगाल की जनता भी इतनी मजबूत थी कि उसने डिवाइड होने ही नहीं दिया, और आखिर में 6 साल बाद मीन्स 1911 के अंदर उसको ये जो फैसला था, ये बंगाल डिवीजन को रद्द करना पड़ा। दिस वॉज ए नॉट वर्थ विक्ट्री ऑफ द न्यू अवेकनिंग अगेंस्ट द इंग्लिश रूल। अब उन्हें पता चल गया था इंग्लिश वालों को कि ये जो भारत की जनता ये ऐसे मानने वाली नहीं है। अब उन्होंने दूसरा हथकंडा अपनाने का ट्राई किया। अब बात करते हैं मुस्लिम लीग, कैसे हुई मुस्लिम लीग की स्थापना है, राइट। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट मुस्लिम लीग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में बाय अडॉप्टिंग द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। कौन सी रूल पॉलिसी? डिवाइड एंड रूल। द इंग्लिश वांटेड टू क्रिएट ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। उनको जो इंग्लिश वाले लोग थे उनका मेन इंटेंशन ये था कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में झगड़ा पैदा करना। देन द वायसराय लॉर्ड मिंटो। उस टाइम पे वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो था। इंडियन का वजीर कौन था? वजीर मॉर्ले था, राइट। सेक्रेटरी इज नोन एज वजीर मॉर्ले। टुगेदर प्लानिंग टू क्रश द नेशनल इंडियन नेशनलिज्म। उसने कहा कि जो भारत है, भारत की जो एकता है उसको क्रश मतलब उसको दबा देना, कुचल देना, वो उनका मेन इंटेंशन उन्होंने बना लिया। When the national fight become the stronger, जब देखा कि राष्ट्रीय लड़ाई बहुत मजबूत हो रही है, लोग एक दूसरे के साथ यूनिटी खड़े हैं, द इंग्लिश बिगन टू फेवर द अपर क्लास ऑफ द मुस्लिम। तो उन्होंने क्या किया, अपर क्लास के जो मुस्लिम थे उनका फेवर करना चालू कर दिया। द इंग्लिश बिकम सक्सेसफुल इन कन्विंसिंग ग्रुप ऑफ मुस्लिम दैट दे मस्ट फ्रॉम ए मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन टू डिमांड टू सेपरेट वोटिंग राइट्स एंड सेपरेट वोटिंग सेंटर्स। अब जो इंग्लिश वाले लोग थे उन्होंने क्या किया, मुसलमानों को मोटिवेट किया कि आपको भी अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए, आपको भी एक सेपरेट वोटिंग का राइट मिलना चाहिए। तो इससे मुसलमान लोग बहक गए। एज ए रिजल्ट उसका नतीजा ये हुआ कि मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड इन 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में, जो कि आज भी पाकिस्तान में ये पार्टी है मुस्लिम लीग, राइट। और हमारे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी जो आज़ादी के टाइम पे थी, उसकी स्थापना INC की स्थापना होती है 1885 में, राइट, याद रखिएगा। रिलीजियस हेड ऑफ द मुस्लिम आगा खान, किसने इसकी स्थापना की? जो रिलीजियस हेड है आगा खान, उन्होंने की। नवाब ऑफ ढाका सलीम उल्लाह, वायसराय मिंटो एंड हिज पर्सनल मिनिस्टर डनलप स्मिथ। ये 4 जन थे टोटल मौजूद। कौन कौन थे? मिंटो था, राइट, मिंटो था, नवाब जो ढाका के जो नवाब है सलीम उल्लाह था, आगा खान था और डनलप स्मिथ थे। रोल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू स्टॉप द मुस्लिम फ्रॉम अटेंडिंग द एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द कांग्रेस। अब मुस्लिम लोग कांग्रेस की जो कॉन्फ्रेंस वो अटेंड ना करें इसीलिए मुस्लिम लीग क्या करती थी, अपना जो उनकी जो मीटिंग होती थी वो एक ही दिन रखती थी। थस द डिमांड फॉर द सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट द ब्रेन चाइल्ड ऑफ द मुस्लिम बट द इंग्लिश पॉलिसी। अब जो ये मुसलमान की जो अलग डिमांड रखी गई थी, ये कोई मुसलमान का धर्म मतलब कोई मुसलमान का ये काम नहीं था, ये एक इंग्लिश पॉलिसी थी। मिंटो स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ टेकिंग मुस्लिम एज एसोसिएट। अब मिंटो ने क्या किया, मुसलमानों को अपने यहाँ पे एसोसिएट मतलब नौकरी देना चालू कर दिया। दैट्स वाई मैनी राइटर कंसिडर मिंटो एज द फादर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिज्म। इसीलिए कई लेखक ऐसा मानते हैं कि जो रियल क्रिएटर है, जो ये सांप्रदायिकता का जो क्रिएटर है, वो किसको कहा जाता है? मिंटो को कहा जाता है। ए स्टूडेंट आल्सो गोज टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग दैट द रियल क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान वाज नॉट मोहम्मद अली जिन्ना और रहीमतुल्लाह बट लॉर्ड मिंटो। कई राइटर ऐसा कहते हैं कि जो रियल क्रिएटर है पाकिस्तान का वो मोहम्मद अली जिन्ना और रहीमतुल्लाह नहीं बल्कि लॉर्ड मिंटो है। सिंस देन ओनली द कन्फ्लिक्ट बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम इंक्रीज एंड रिजल्ट इन द डिवीजन ऑफ इंडिया। और लोगों के बीच में हिंदू और मुस्लिम के बीच में झगड़ा चालू हो गया और बाद में ये दूसरा हमारा भारत का एक डिवीज़न कर दिया गया। एक था पाकिस्तान और दूसरा बना इंडिया। इस तरह डिवीज़न कर दिया भारत का, राइट। रिवॉल्यूशनरीज, बर्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रीम रिवॉल्यूशन मूवमेंट। अब भारत के अंदर जो एक्सट्रीम रिवॉल्यूशन का मूवमेंट का अंत कैसे होता है, उसके मतलब कैसे जन्म लेता है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, राइट। कई लोग लीडर्स हैं। द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी इन इंडिया वॉज स्टार्टेड बाय वासुदेव बलनफाट के रिवॉल्यूशनरी लाइक दामोदर चापेकर एंड बालकृष्ण चापेकर ब्रदर, वीर सावरकर, बीरेंद्रनाथ घोष, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चक्की, रामप्रसाद बिस्मिल, असफुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव, बुटकेश्वर दत्त, रोशन सिंह एक्सेट्रा कैरिड ऑन टच ऑफ नेशनलिज्म। ये लोग आए उभर के। यूथ ट्रेंडेड इन मेकिंग एंड यूजिंग द वेपन्स विद ए कांस्टेंट थ्रेट टू द इंग्लिश गवर्नमेंट। अब इंग्लिश गवर्नमेंट को डर लगने लगा क्योंकि इसमें बहुत सारे यूथ लीडर थे। फायर्स मतलब तो भयंकर। रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स बिगिन इन इंडिया। अब बहुत भयंकर मतलब बहुत बड़ी तादाद में ये रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी आंदोलन चालू हो गए। स्प्रेड इन द अदर कंट्री एज वेल एज, भारत में ही नहीं अदर कंट्रियों में भी चालू कर दिए गए। द सर्कमस्टेंसेस इन इट्स बैकग्राउंड वेयर द कैंसलेशन ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल, द पार्टीशन ऑफ 2 ग्रुप। अब पार्टीशन
और इनमें भी दो जैसे ग्रुप बन गए। कितने? 2 ग्रुप बन गए। भारत के अंदर भी जो भारत के जो क्रांतिकारी थे उनके बीच में 2 ग्रुप बन गए। एक ग्रुप बन गया रेडिकल का और एक बन गया मॉडरेट का। क्या बन गया? एक ग्रुप जो है वो बन गया रेडिकल का और एक बन गया मॉडरेट का। अब मॉडरेट का मतलब क्या होता है, रेडिकल का मतलब होता है, पहले वो देख लेते हैं। रेडिकल मतलब होता है जो बहुत ही उग्र, बहुत उग्र स्वभाव के होते हैं, मतलब जलता हुआ खून। और मॉडरेट मतलब कैसे? नरम वाले। अरे कोई बात नहीं, आराम से करें। रेडिकल नहीं, रेडिकल वाले ऐसे होते हैं, नहीं कोई बात क्यों नहीं, इस तरह के उग्र स्वभाव वाले। ये कब हुआ? एट द कांग्रेस कॉन्फ्रेंस इन सूरत 1907। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर 2 ग्रुप बन गए हमारे भारत के लीडरों के, राइट। And the terrific opposition to practice of Congress of making only resolutions and requests, Lal Bal Pal adopted the radical attitude which thought a new life in the young Indian activities। और लाल बाल पाल वो कैसे बन गए? रेडिकल। रेडिकल मतलब होता है नर्म, रेडिकल मतलब होते हैं उग्र वाले, जैसे कि जिसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। जैसे गांधी जी कैसे थे? नम्र थे। अरे कोई बात नहीं, एक चांटा मारा तो दूसरा गाल कर दो, ऐसा नहीं। पर इनके अंदर ऐसा था कि नहीं, एक चांटा मारा तो 10 चांटे हम मार देंगे सामने। ऐसा इन्होंने पॉलिसी अडॉप्ट कर ली। किसने? रेडिकल ग्रुप ने। मतलब यूथ वाला ग्रुप सब कैसा हो जाएगा? रेडिकल हो जाएगा। ये सब रेडिकल ग्रुप है। लेथर्जिक पॉलिसी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस गॉट ए सॉलिड न्यूटन। इस तरह न्यूटन आप देख सकते हो, खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, सैफुल्ला खान है, चंद्रशेखर आज़ाद है, भगत सिंह जी, शिवराज राजगुरु हैं, सुखदेव हैं, रोशन सिंह हैं। इस तरह सब बड़े बड़े लीडर हो गए थे। अब हम बात करते हैं लोकमान्य तिलक के बारे में। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक डिक्लेयर्ड हिज फैमिली फ्रीडम इज माय बर्थ राइट एंड आई विल अचीव इट्स एनी हाउ। दिस वाज द मैक्सिम फॉर द रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर्स। लोकमान्य तिलक जी ने कहा था कि जब फ्रीडम, आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे किसी भी कीमत पर हासिल करके दिखाऊंगा। और ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ी कहावत बन चुकी थी। फ्रीडम फाइटर्स के लिए मैक्सिम मतलब होता है कहावत। ये बहुत बड़ी कहावत हो गई थी कि आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे किसी भी कीमत पर हासिल करके रहूँगा। At the time of the group of the Indian youth undertook activity to seek the freedom fighter from foreign rule, these extreme revolutionaries were more than happy to sacrifice their lives for the motherland। अब लोगों के बीच में इतने लोग मोटिवेट हो चुके थे कि लोग अपने मातृभूमि के लिए जान देने के लिए कोई भी तैयार था। They could give up their life or take lives in order to maintain the freedom। वो किसी की जान ले भी सकते थे और अपनी जान दे भी सकते थे आज़ादी के लिए। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी स्प्रेड इन महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, मद्रास प्रोविंस, उत्तर प्रदेश एंड सेंट्रल इंडिया। Among this activity were some like, और कुछ इंस्टीट्यूशन भी बने। मित्र मेला सोसाइटी बनी, अभिनव भारत समिति बनी, अनुशीलन समिति बनी, अंजू ई मोहिलिनी वतन बना, इंडिया पेट्रियट्स एसोसिएशन, लेटर भारत माता। अब जो इंडियन पेट्रियट्स है उन्हें भारत माता कहने लगे। एक्सरसाइज थस गिव इम्पेटस टू रिवॉल्यूशनरीज एक्टिविटी। और ये जो जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशन थे, जिनके जो इंस्टीट्यूट थे, उनसे लोग काफ़ी मोटिवेट हुए, लोगों को प्रेरणा मिली और भारत की जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ उसमें कई लोग शामिल हुए थे। इन द फर्स्ट स्टेज न्यूज़पेपर मैगजीन्स लाइक यंगतर। अब इसके अंदर क्या हुआ? न्यूज़पेपर ने भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। यंगतर, नवशक्ति, वंदे मातरम, केसरी, मराठा गिव ए कॉन्स्टेंट स्टैंड टू द एक्टिविटी। रोज न्यूज़पेपर में लेख छपते थे, अपनी बात कहने का एक अच्छा जरिया था न्यूज़पेपर। अबाउट 34 रिवॉल्यूशनरी वीर प्रोसिक्यूटेड इन द अलीपुर मैसेकर, सेवरल रिवॉल्यूशन वीर अरेस्टेड। अलीपुर में एक हत्याकांड हुआ, उसमें कई रिवॉल्यूशनरीज पकड़े गए थे, क्रांतिकारी रिवॉल्यूशनरीज मतलब। सेवरल रिवॉल्यूशन वीर अरेस्टेड इन हावड़ा मैसेकर एंड ढाका मैसेकर, अटेम्प्ट टू किल लॉर्ड हार्डिंग्स बाय थ्रोइंग द बम, ड्रॉपिंग बॉम्ब एंड वायसराय मिंटो। एक और तो मिंटो पे इतना गुस्सा आया एक क्रांतिकारियों को कि उसने उसके ऊपर बम भी फेंक दिया। लॉर्ड हार्डिंग्स ड्रॉपिंग ए बम ऑन वायसराय मिंटो ऑन 13 नवंबर कब हुआ? 13 नवंबर 1909 को आउटसाइड लायपुर दरवाजा, जो कि अहमदाबाद के अंदर है, वहाँ पे इनको ऊपर बम फेंका गया मिंटो के ऊपर। मिंटो कौन है? यही वही मिंटो है जिसने क्या किया, जिसने 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई। वही मिंटो, रियल क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान लॉर्ड मिंटो कहा जाता है। इन द सेकेंड स्टेज, दूसरा स्टेज जो 1920 से लेकर 1942 तक का था, उसमें क्या हुआ? काकोरी लूटकांड हुआ, लाहौर मैसेकर हुआ, लाहौर का जो हत्याकांड था वो हुआ, ड्रॉपिंग बम सेंट्रल पार्लियामेंट, भारत का जो दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट उसके ऊपर बम फेंका गया। ये बम किसने फेंका था? भगत सिंह जी ने फेंका था। इस तरह के कई एक्टिविटियाँ चालू हो गई। फायर्स मूवमेंट रिवॉल्यूशन गुजरात, अब इसमें क्या गुजरात में भी ये सारे एक्टिविटियाँ चालू हो गई। श्री ऑरोबिंदो वाज द पायनियर ऑफ द आर्म्ड रिवॉल्यूशन इन गुजरात। गुजरात के अंदर ये सबसे मेन पायनियर, सबसे कोई मुख्य था इस एक्टिविटी के अंदर, तो श्री ऑरोबिंदो घोष थे। बट ही रिमेनेड बिहाइंड द कर्टन, वो हमेशा पर्दे के पीछे रहते थे। हिज ब्रदर बरिंद्रनाथ घोष ऑलवेज रिमेनेड द फोर फ्रंट। इनके जो भाई थे बरिंद्रनाथ घोष, वो हमेशा आगे रहते थे। ही अराइव्ड इन गुजरात एंड मूव टूवर्ड द साउथर्न पार्ट। वो गुजरात में आए और गुजरात के साउथ दक्षिण भाग में चले गए। हियर ही मीट श्री छोटू भाई पुराणी एंड अंबूबाई पुराणी। यहाँ पर उसकी मुलाकात हुई, जो अरविंदो घोष जी हैं उनकी मुलाकात होती है छोटू भाई पुराणी के साथ और अंबूबाई पुराणी के साथ। वेरी एबल कंपेनियन, उनके लायक एकदम अच्छे उनके साझेदार मित्र थे।
साकरिया स्वामी मीट हिम ऑन द बैंक ऑफ द नर्मदा, उन्हें साकरिया स्वामी मिले जो कि नर्मदा नदी के किनारे मिला। द स्वामी वॉज एसोसिएटेड विथ क्वीन ऑफ झांसी, अभी जो स्वामी जी थे इनका किससे संबंध था, झांसी की जो रानी थी उनसे संपर्क थे इनके। एट द रिवोल्ट ऑफ 1857 वीरेंद्रनाथ इन्वॉल्व सम ऑफ द मिडिल क्लास यूथ फ्रॉम बड़ोदरा एंड चारुतर रीजन, जो वीरेंद्रनाथ थे, जो कौन थे वीरेंद्रनाथ, अरविंद घोष जी के भाई थे, वो कई बड़ोदरा के कई यूथ से परिचित थे। अहमदाबाद मेहसाणा इन द रिवॉल्यूशन, इन दिस रिवॉल्यूशन द बग्गी ऑफ द वायसराय मिंटो वाज बम आउटसाइड रायपुर दरवाजा इन अहमदाबाद, रायपुर दरवाजे में किसकी बग्गी के ऊपर, लॉर्ड मिंटो जो वायसराय मिंटो था उसकी बग्गी के ऊपर भी बम फेंका। श्री अरविंद घोष डिस्क्राइब द स्कीम फॉर रिवॉल्यूशंस ऑफ इन हिज बुक नेम्ड भवनी मंदिर, अब ये सारी जो एक्टिविटियाँ हैं स्कीम ऑफ रिवॉल्यूशंस वो भवानी मंदिर नाम की किताब है जो किसने लिखी, श्री अरविंद घोष ने लिखी, उसके बारे में इसका वर्णन किया गया है। इट वॉज ऑल्सो ट्रांसलेटेड इन गुजराती एंड पब्लिश द जनरल दक्षिणा, उन्होंने इस किताब को गुजराती में ट्रांसलेट किया और एक जर्नलिस्ट मतलब एक मैगजीन थी उसके दक्षिणा, उसके अंदर इसको पब्लिश भी करवाया है। दिस बुकलेट टाइटलेड देसी वनस्पति दवाओं नाવાનું સાબુ બનાવવાની રીત, નાવાનું સાબુન બનાવવાની રીત, કસરત, ગુલાબનો કિસ્સો, કાયદાનો સંગ્રહ एक्सेट्रा वेयर पब्लिश इन ऑर्डर टू स्प्रेड द थॉट ऑफ द रिवॉल्यूशन, ये सारी किताब पब्लिश की गई, किताब छापी गई क्यों, लोगों के बीच में देश प्रति की देश क्रांतिकारी भावना जागृत हो जाए। सो द ब्रिटिशर्स वुड नॉट अंडरस्टैंड दिस, ब्रिटिशर्स को ये इसलिए छापा जाता था गुजराती में क्योंकि ब्रिटिशर्स इसे समझ ना पाएँ, राइट, ये बुकलेट इसीलिए गुजराती में छापी जाती थी। कंटेंट मेथड ऑफ द पेपरिंग, अभी इन जो किताबें छापी गई इनके अंदर बम बनाने की विधि भी इंक्लूड होती थी। गंगानाथ विद्यालय वॉज एस्टेब्लिश्ड नियर चांदोद कर्नाली वे द सीक्रेट रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी वेयर कैरिड आउट, गंगानाथ विद्यालय है जो कि चांदोली और कर्नाली के पास है, जो गुजरात में एक जगह है, वहाँ पे सारी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटियाँ की जाती थी। मैनी गुजराती यूथ ज्वाइनेड दिस रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी अगेंस्ट whom stand action was taken by the government, गुजराती यूथ ज्वाइनेड दिस रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी अगेंस्ट whom, अब गुजरात के युवा हैं वो भी इसमें शामिल होने लगे क्योंकि स्टन में तो होता कठोर एक्शन लेती थी गवर्नमेंट जिनके खिलाफ। बट द फाइट डिड नॉट स्टॉप एंड फाइनली गवर्नमेंट रिलीज दैट द सप्रेशन वुड नॉट हेल्प टू रूल ओवर इंडिया, और बाद में गवर्नमेंट का एहसास हो जाता है कि ये भारत का जो यूथ है जो रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी को दबा सकते नहीं है। रिवॉल्यूशन मूवमेंट इन फॉरेन कंट्री, विदेश में भी हमारा देश का जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ चल रही थी। The revolutionary movements began in foreign countries also for giving freedom to India from the British. The revolutionary activity began in India, spread to different country like इंग्लैंड में भी चल रही थी, कनाडा में, अमेरिका में, जर्मनी में, फ्रांस में, म्यांमार में, मलाया, सिंगापुर, अफगानिस्तान, रशिया, यहाँ पे सारी जगह एक्टिविटियाँ चल रही थी हमारे भारत की तरफ से। द एक्टिविटी रिवॉल्यूशन हु टुक पार्ट इन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी इन फॉरेन कंट्रीज, अब फॉरेन कंट्रीज में कौन कौन ये एक्टिविटियाँ कर रहा था उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, राइट। श्यामजी कृष्ण वर्मा, मदन लाल ढींगरा एंड वीर सावरकर एंड लाला हरदयाल एंड उधम सिंह, राजा महेंद्र प्रताप, मैडम भिकाजी कामा, सरदार सिंह राणा, मौलाना अब्दुल्ला, मौलाना बशीर एंड चंपक रमन पिल्लई एंड माथुर सिंह एंड खुदा बख्श वेर एसोसिएटेड विद देयर एक्टिविटी। द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी इन द फॉरेन कंट्री गेव इम्पेटियस टू द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी इन इंडिया, अब जो विदेश के अंदर जो एक्टिविटी चल रही थी वो भारत के अंदर जो क्रांतिकारी रह रहे थे उन्हें प्रेरणा कर दे रहे थे। पिस्टल वियर विंग सीक्रेटली सेंट टू इंडिया फ्रॉम इंग्लैंड एलोंग विद द बिडिंग ऑफ द कोक, और यहाँ से पिस्टल भी ले जाई जाती थी, भारत से दूसरे देशों में पिस्टल भी भेजी जाती थी। मदन लाल ढींगरा किल्ड विलियम वल्ली हु यूज्ड क्रिटिसाइज द रिवॉल्यूशनरीज, मदन लाल ढींगरा को एक दिन बहुत जोरदार गुस्सा किया, उन्होंने क्या किया, विलियम वल्ली को मार दिया। विलियम वल्ली वही आदमी है जो कि रिवॉल्यूशनरी जो क्रांतिकारी उन्हें बहुत ही सताता है। इन 1907 इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वॉज एस्टेब्लिश्ड इन कैलिफोर्निया विच वॉज लेटर नेम्ड एज गद्दर पार्टी बाय लाला हरदयाल। 1907 की बात है, कब की बात है, 1907 से एक और चीज़ याद आ जाती है। 1907 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि सूरत में हुई थी, किसकी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग हुई थी जिसके अंदर दो लीडर बन गए थे, एक था रेडिकल ग्रुप, एक था मॉडरेट ग्रुप। रेडिकल मतलब होता है उग्र ग्रुप और मॉडरेट मतलब होता है नम्र ग्रुप, राइट, तो ये याद रखने जैसा है, याद आया। चलो 1906 में क्या होता है, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना होती है, कहाँ पे होती है, कैलिफोर्निया के अंदर, अमेरिका में स्थापना होती है। बाद में इसी ग्रुप को गद्दर पार्टी के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना की होती है लाला हरदयाल सिंह जी ने। तो हम कह सकते हैं अमेरिका के अंदर हमारे भारत का नेतृत्व किसने किया था, लाला हरदयाल सिंह जी ने किया था। ये वीकली नेम गद्दर वॉज पब्लिश इन 4 लैंग्वेज, और वही जो गद्दर पार्टी है इनकी, उन्होंने क्या किया, 4 मैगजीन्स मतलब 4 लैंग्वेज में गद्दर मैगजीन आती थी। तारकनाथ दास एंड करतार सिंह आल्सो ज्वाइनेड दिस एक्टिविटी, बाद में इस एक्टिविटी को तारकनाथ दास और करतार सिंह ने ज्वाइन किया। चंपक रमन पिल्लई फॉर्म हिंदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल, हिंद राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल इन जर्मनी। प्लान वॉज मेड टू अटैक इंडिया बाय मेकिंग इराक एज द हेडक्वार्टर इन द 1907। बाद में क्या किया, चंपक रमन पिल्लई, CR पिल्लई के नाम से मैंने याद रखते हैं, CR पिल्लई, इन्होंने क्या किया, हिंदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल की स्थापना की, जो कि कहाँ पे स्थापना की थी, जर्मनी के अंदर स्थापना की। इनका प्लान ऐसा था कि ये इंडिया पे अटैक करेंगे और इराक को अपना हेडक्वार्टर इन्होंने बाद में बनाया 1907 के अंदर। तो इराक की स्टूडेंट्स कैपिटल क्या, आप लोग कैपिटल भी याद रखिएगा, इराक की जो कैपिटल वो बगदाद है। हमारी कैपिटल की वीडियो हमने यूट्यूब चैनल पे डाल के रखे हो, तो आप लोग कैपिटल भी लर्न कर लीजिएगा, राइट, बिकॉज अच्छा रहेगा आपके लिए,
हेडक्वार्टर स्थापना कर ली। 1907 में उन्होंने हेडक्वार्टर तो बना लिया इन द इंटरनेशनल। अब देखो जिस तरह आपने देखा जर्मनी के अंदर कौन था, हिंद राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल था, CR पिल्लाई जी ने 1907 में इसका हेडक्वार्टर बनाया। इन द इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन स्टटगर्ड। अब इंटरनेशनल सोशलिस्ट मतलब कॉन्फ्रेंस हुई कहाँ पे, स्टटगर्ड जर्मनी में कॉन्फ्रेंस होती है। द नेशनल फ्लैग प्रिपेयर्ड बाय द मैडम काम वाज सस्टेड बाय द फर्स्ट टाइम राजा महेंद्र प्रताप फॉर्म द प्रोविजनल इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट अंडर राष्ट्रीय प्रमुख इन अफगानिस्तान विच बरकतुल्ला। ओके, तो सबसे पहले भारत का यदि किसी ने झंडा लहराया तो कॉन्फ्रेंस हुई, इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई स्टटगार्ड के अंदर, वहाँ पे भारत का सबसे पहला झंडा लहराया किसने, मैडम बेकाजी कामा ने। अब राष्ट्रीय प्रमुख अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के अंदर भी राजा महेंद्र प्रताप कहाँ पे थे, अफगानिस्तान के अंदर थे। फिर CR पिल्लाई जी कहाँ थे, जर्मनी के अंदर थे। कैलिफोर्निया में कौन थे, लाला हरदयाल थे। कौन सी पार्टी की स्थापना की, इंडियन प्रीमियर ऐसा कुछ स्थापना किया। बाद में उसका नाम क्या कर दिया गया, गद्दर पार्टी कर दिया गया। उन्होंने 4 मैगजीन मतलब गद्दर मैगजीन लाई, 4 लैंग्वेज में निकाली थी। फिर अफगानिस्तान, अब्दुल्ला मुलन बशीर एंड शमशेर सिंह एंड डॉक्टर माथुर सिंह एक्सेट्रा आल्सो जॉइनेड दिस गवर्नमेंट मेड एफर्ट टू गेट हेल्प फ्रॉम रशिया। ईरान, तुर्की, अब उन जो क्रांतिकारी थे इन्हें कहाँ से मदद मिल रही थी, रशिया से मिली, ईरान से मिली, तुर्की से मिली। दे आल्सो मीट द तुर्किश चीफ अनवर पाशा। वो लोग ये जो क्रांतिकारी थे, जो तुर्किश चीफ थे, तुर्की का जो चीफ था अनवर पाशा, उनसे भी मुलाकात की और गवर्नर से मुलाकात की। द कॉन्स्पिरेसी, गलीबनामा रिटन इन रेशमी रूमाल सिल्क हैंडकरचीफ आस्किंग ऑल मुस्लिम टू यूनिट द फाइट अगेंस्ट क्रिश्चियंस वाज एक्सपोज्ड रशियन महेंद्र प्रताप। अब कॉन्स्पिरेसी मतलब होता है एक साजिश, गलीबनामा रिटन इन रेशमी रूमाल सिल्क हैंडकरचीफ आस्किंग ऑल मुस्लिम, सब मुस्लिमों को पूछा गया, गलीबनामा मतलब सबको पूछा गया कि आपको एक साथ यूनिटी होना है, क्रिश्चियन वाज एक्सपोज्ड। राजा महेंद्र प्रताप सेंट ए गोल्डन स्ट्रिप, सबको गोल्डन स्ट्रिप मतलब सोने की पट्टियाँ भेजी विद द सिग्नेचर ऑफ द रशियन कैजर। रशियन का जो कैजर था, रशियन के उस टाइम पे जिस तरह अभी प्रधानमंत्री उस टाइम पे रशिया में कैजर था, उसकी इसने सबको स्ट्रिप भेजी कि आप लोग यूनिट होना चाहते हैं क्या। इन विच ही हैड रिक्वेस्टेड द कैजर टू सेव ऑल टाई विथ इंग्लैंड। रशिया के जो कैजर था उसने कहा था कि मैं इंग्लैंड से बदला लूँगा और आप सभी को आज़ाद कराऊंगा, आप लोग को मेरे साथ आना होगा। रशियन रिवॉल्यूशन ट्रॉट्स्काय, रशियन का जो रिवॉल्यूशनरी था ट्रॉट्स्काय हैड प्लेज ऑल हिज सपोर्ट टू द इंडियन रिवॉल्यूशनरी। जो रशियन का एक क्रांतिकारी था ट्रॉट्स्काय, उसका भी भारत के जो क्रांतिकारी थे उनको पूरा सपोर्ट दिया था। सोनलाल पाठक इन बुर्मा, अब सोनलाल पाठक नाम के जो क्रांतिकारी वो कहाँ पे थे, बुर्मा में थे। परमानंद इन सिंगापुर, परमानंद नाम के जो क्रांतिकारी थे वो कहाँ पे थे, सिंगापुर के अंदर थे। कैरिड ऑन रिवॉल्यूशनरीज एक्टिविटी इन एडिशन टू दिस कमगत मुरू एंड तोसामरू स्टीमर इवेंट प्रोवाइडेड इंस्पिरेशंस टू द इंडियन रिवॉल्यूशनरी स्टिंग अब्रोड टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर। अब जो कमागत मारू और तोशामारू ये क्या करते हैं, स्टीमर इवेंट्स प्रोवाइडेड करवाते थे, क्रांतिकारियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जाने में मदद करते थे। द इंडियन यूथ इन द एज ऑफ द ग्रुप ऑफ 18 to 24 वी आर मेनली इन्वॉल्व इन द रेडिकल फ्रीडम मूवमेंट। जो आप लोग जानते हैं 18 से 24 साल के जितने भी क्रांतिकारी थे वो कौन से ग्रुप में ऐड थे, रेडिकल ग्रुप में ऐड थे, क्योंकि रेडिकल ग्रुप कैसा है, उग्र वाला ग्रुप है। दे यूज टू कैरी आउट एनी काइंड ऑफ द थ्रिलिंग एक्ट एज दे डिड नॉट फियर डेथ, क्योंकि ये जो युवा थे वो किसी मौत से डरते नहीं थे। वैन कॉट दे रेडली एम्ब्रेस्ड डेथ शूटिंग स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद एंड वंदे मातरम फॉर द पर्पस ऑफ द फ्रीडम ऑफ देयर मदरलैंड एंड देयर सेक्रीफाइस प्रोवाइडेड इंस्पिरेशंस टू द यंग जनरेशन ऑफ फॉरेजेस। जब ये लोग पकड़े जाते थे, जो 18 से लेकर जो 24 साल के जो लोग थे, जो क्रांतिकारी थे, जो कि कौन से ग्रुप में थे, रेडिकल ग्रुप में थे, जब ये पकड़े जाते तो ये अपने हाथ से खुद की गन से शूट कर लेते थे और कहते थे इनकलाब जिंदाबाद, इस तरह के नारे लगा देते थे। अब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में क्या हुआ वो देख लेते हैं। द इंग्लिश एडप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल टू क्रिएट एनिमिटी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। अब डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी एडप्ट की किस लिए, हिंदू और मुस्लिम के बीच में झगड़ा कराने के लिए 1906 में, राइट। और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना भी हो जाती है, राइट। इस रिफॉर्म को हम जानते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से, कि जिसके अंदर मुसलमान को अलग वोटिंग राइट्स दिए गए और हिंदुओं को अलग दिए गए। अराइवल ऑफ गांधी जी 1915 में गांधी जी आते हैं, उसके पहले तो बहुत कुछ हो गया था। गांधी जी रिटर्नेड इन इंडिया आफ्टर सक्सेसफुली फाइटिंग अगेंस्ट रेसिज्म इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में वो लड़ाई लड़के आते हैं, आंदोलन करके आते हैं। रेसिज्म मतलब होता है जो नस्लवादी, मतलब नस्ल भेद, जो मतलब जैसे काले गोरे का भेदभाव होता है, उसके ऊपर आंदोलन करके ही आए होते हैं। हिज पॉलिटिकल मेंटर गोपाल कृष्ण गोखले वॉज स्पिरिचुअल गुरु श्रीमद राजचंद्राचार्य। इनके जो पॉलिटिकल गुरु थे वो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। और इनके स्पिरिचुअल धार्मिक जो गुरु थे वो कौन थे, श्रीमद राजचंद्राचार्य जी इनके गुरु थे। गांधी जी ट्रेवल्ड अक्रॉस इंडिया एंड ऑब्जर्व द लाइफ ऑफ इंडियंस। ही कंसीडर द एक्सप्लॉइटेशन एट द रूट ऑफ द पॉवर्टी ऑफ इंडिया एंड मेड प्लान टू एबलिश द ब्रिटिश रूल। गांधी जी ने पूरे देश का भ्रमण किया तो उन्हें पता चला कि जो ये जो शोषण हो रहा है उसकी मेन वजह क्या, गरीबी है। तो इस गरीबी को भी हटाना और भारत से मुसलमान इनको ब्रिटिशर्स को भी हटाना है, ऐसा गांधी जी ने निश्चित किया। अब रॉल्ट एक्ट क्या होता है इसके बारे में थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं, राइट। द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर्म द रॉल्ट एक्ट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रॉल्ट। एक रॉल्ट नाम के एक आदमी थे, उनके अंडर के उनके लीडरशिप के अंदर क्या किया, रॉल्ट एक्ट की स्थापना की। रॉल्ट एक्ट एक कानून है, क्या है, एक कानून है जो किसके अंडर में स्थापना की, रॉल्ट नाम का एक आदमी था उसके अंडर में स्थापना की।
दिस एक्ट वॉज फ्रेम्ड विद द पर्पज ऑफ द सप्रेसिंग रिवोल्यूशनरी एंड नेशनलिज्म। अभी जो कानून बनाया गया था, ये जो एक्ट बनाया गया था, सप्रेसिंग मतलब दबा देना, कुचल देना। क्यों ये कानून इसलिए बनाया गया था? रिवोल्यूशनरीज मतलब क्रांतिकारियों की जो गतिविधियाँ उसको कुचल देना। द एक्ट कम टू बी नोन एज ब्लैक एक्ट। इस एक्ट को ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, काला कानून था ये। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट एनी सस्पिशियस पर्सन कुड बी अरेस्टेड एंड जेल्ड विदाउट कंडक्टिंग एनी ट्रायल अगेंस्ट हिम। इस एक्ट के कानून के तहत ये था कि कोई भी इंसान भी तुम्हें डाउट जाता है तो उसे अरेस्ट कर लो, बिना बताए कि तुम बताओगे नहीं, बस तुम्हारी इच्छा, भले उसने गलती की हो कि ना की हो, बस अरेस्ट कर लो। और ना ही उसे कोई जमानत, ना उसे कुछ सुनवाई, बस डायरेक्ट जो उन्हें करना है वो कर सकते हैं। दैट्स वाई गांधी जी कॉल इट्स ब्लैक एक्ट। इसीलिए इसे गांधी जी ने क्या कहा था? काला कानून कहा था। मोतीलाल नेहरू कंसिडर स्नैचिंग अवे ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अपील एंड एडवोकेसी। और मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, उन्होंने कहा था कि ये कानून ने हमसे आर्ग्यूमेंट, अपील और हमारा सपोर्ट हमसे छीन लिया, हमें ना बोलने का अधिकार दिया इसने। अब बस जैसे कि सपोज मुझे जेल में डाल दिया तो मुझे ये भी नहीं कहने का कि मैंने नहीं किया, भाई मैं अपनी कन्फेसेशन भी नहीं, कोई सुनेगा ही नहीं, इस तरह का। इसीलिए इसे काला कानून कहा गया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट गैनेड द इमेंस पावर अंडर दिस एक्ट एंड सरप्राइज ऑफ द एनी काइंड ऑफ द अपोजिशन। अब इस कानून के बाद ब्रिटिशर्स को बहुत पावर मिल गई, कोई भी उनके खिलाफ कुछ करता हाल उसे जेल में डाल देते थे। सो लीडर एंड पीपल्स आर लार्ज एक्सप्रेस इन देयर अपोजिशन। इसीलिए भारत के जो लीडर थे, नेता थे, उन्होंने काफ़ी अपोजिशन इसका अपोज भी किया। मीटिंग, रैलियाँ की, स्ट्राइक की, वेयर ऑर्गेनाइजिंग। गांधी जी वर अरेस्टेड इन दिल्ली। गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया दिल्ली के अंदर। व्हेन डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर किचलू वी आर अरेस्टेड इन पंजाब द एगिटेशन बिकम सेवर। जब डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को अरेस्ट किया तो ये जो एगिटेशन मतलब विरोध होने लगा। द गवर्नमेंट सप्रेस ऑल अपोजिशन। गवर्नमेंट क्या चाहती थी? ये जो विरोध हो रहा है उसे कुचल देना चाहती थी, उसे दबा देना चाहती थी। अब बात करते हैं जलियांवाला बाग कांड। बहुत ही जोरदार चीज़ है ये जलियांवाला बाग, जो कि कब होता है? 13 मार्च को होता है, 1919 को होता है। व्हेन पॉपुलर लीडर लाइक डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर किचलू वी आर अरेस्टेड इन अमृतसर। अमृतसर में उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, पंजाब के अंदर। ए पब्लिक गैदरिंग वॉज ऑर्गेनाइज इन द जलियांवाला बाग इन अमृतसर ऑन द डे ऑफ द वैसाखी। कौन सा दिन होता है? वैसाखी का दिन होता है। जनरल डायर रीच देयर। जनरल डायर अपने दोस्तों के, अपने ट्रूप, अपने टुकड़ी के साथ वहाँ पहुँचता है और सबको वार्निंग करता है और वहाँ पे धड़ाधड़ बंदूक चलाना चालू कर देता है। फ्रॉम द मशीन गन से चालू हो जाती है। देयर वीर हाई वॉल और 4 वॉल। चारों तरफ से वॉल होती है, सिर्फ एक ही तरफ से। जैसे कि यहाँ से चारों तरफ से वॉल है, सिर्फ यहीं से, जैसे कि ये है, यहाँ से सिर्फ एक ही तरफ से। जैसे कि ये बहुत, ये बस इतना, यहाँ पे ये एंट्रेंस है मेन, बस यहाँ से खड़ा हो गया जनरल डायर, और यहाँ से 4 से बहुत लंबी लंबी दीवारें हैं, बस ऐसा, इस तरह यहाँ से चालू कर दिया। There were a high wall on 4 sides of the bag. In this middle there was unused well and the only that after being narrow and number of the peoples. बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। ऐसा माना जाता है 379 पीपल्स आर डाइड एंड 1200 पीपल आर इंजर्ड। 1200 के आसपास लोग क्या हुआ? इंजर्ड हुए, राइट। कमिटी अपॉइंट बाय द कांग्रेस, ऐसा ब्रिटिशर्स ने बताया अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। पर ब्रिटिशर्स के पर जो 100 पीपल्स हैड डाइड इन द फायरिंग। हंटिंग कमीशन इन्वेस्टिगेट द केस ऑन द बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन करी तो हंटर कमीशन बिठाया गया। हंटर कमीशन ने बताया कि 1000 लोगों की मृत्यु हुई है। डिफेंडेड द कमीशन फॉरगिव डायर एंड कंसीडर एज इनोसेंट मिस्टेक दैट हैपेंड इट अननोइंगली। अभी जो कमीशन था हंटर कमीशन, उसने तहकीकात किया और कहा कि डायर से थोड़ी गलती हो गई। एक इनोसेंट मतलब होता है निर्दोष, एक गलती हो गई, निर्दोष गलती है जो इनसे अनजाने में हो गई। वाह, 300 लोगों को मार दिया, अनजाने में मार दिया, ऐसा ब्रिटिशर्स ने कह दिया। ऑन द अदर हैंड व्हेन डायर टर्न इट टू इंग्लैंड। अब दूसरी तरफ क्या हुआ? जनरल डायर ने भारत में राज किया और इंग्लैंड चला गया वापस। ही वॉज ऑनर्ड विद ए स्वॉर्ड ऑफ द 2000 पाउंड। और वहाँ पे जाके उसे 2000 पाउंड से सम्मानित भी किया गया। सोचो, यदि अनजाने से गलती हुई होती तो उसके लिए सम्मान थोड़ी ना किया जाता है। इंडिया को टेरिबल शॉक बिकॉज ऑफ दिस। इंडिया को बहुत शौक लगा। आफ्टर दिस इनह्यूमन एक्टिविटी गांधी जी फेथ टूवर्ड द ब्रिटिश वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट। इसके बाद से गांधी जी को भारत जो ब्रिटिशर्स, अंग्रेज सरकार, उसके खिलाफ एकदम विश्वास खो दिया। दिस इवेंट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द यूनिटिंग ऑफ द होल नेशन। अब क्या हो? पूरा देश एक हो गया ये एक्टिविटी के बाद। द ट्रेजेडी बिकम द ग्राउंड ऑफ द फ्यूचर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब ये ट्रेजेडी, अब बाद में 1940 के आसपास एक क्रांतिकारी जो पंजाबी उधम सिंह, वो जाके कैक्सटन हॉल के अंदर, लंदन के अंदर एक हॉल है जो कि कैक्सटन हॉल है, वहाँ पे जाके क्या करेगा? जनरल डायर को शूट कर देगा। अब बात करते हैं खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट क्या है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तुर्की को ज्वाइन एट द जर्मन साइड। देखा दूसरे विश्व युद्ध में, पहले विश्व युद्ध में तुर्की ने किसको ज्वाइन किया? जर्मन को। सो व्हेन इंग्लैंड वन द ट्रीटी दैट वाज मेड मेनी फर्म्स एंड अनजस्ट टर्म्स एंड कंडीशन। देखा जर्मनी कौन था? जर्मनी जो था वो किसका अपोजिशन था? जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर एक तरफ तो फ्रेंच और यूके थे। कौन थे? फ्रांस था और यूके था। और एक तरफ कौन थे? जर्मनी थे। और जर्मनी के साथ किसने ज्वाइन किया? जर्मनी को ज्वाइन किया
तुर्की ने, राइट। तुर्की कैसी है? मुस्लिम कंट्री। कैसी कंट्री है? तुर्की मुस्लिम कंट्री, राइट। सो व्हेन इंग्लैंड वॉन द ट्रीटी दैट वाज मेड हैड मैनी फेम्स एंड अनजस्ट टर्म्स ऑफ द कंडीशन फॉर द लूजिंग साइड, द सुल्तान ऑफ तुर्की, कौन? सुल्तान, तुर्की का जो सुल्तान था, एट दैट टाइम द खलीफा, उस टाइम पे जो तुर्की का जो प्रधानमंत्री हुआ करता था, तुर्की का सुल्तान हुआ करता था, उसे हम क्या कहते हैं? खलीफा कहा जाता है। जो मुस्लिम धर्म के अंदर सबसे बड़ा हेड होता है, खलीफा। द मूवमेंट इन इंडिया टू अपोज द स्ट्रिक्ट टर्म्स अपोज्ड ऑन द तुर्की एंड द सुल्तान केम टू बी नोन एज खिलाफत मूवमेंट। अली ब्रदर्स, मौलाना शौकत अली एंड मौलाना मोहम्मद अली वे द चीफ लीडर ऑफ द मूवमेंट। अब भारत में एक खिलाफत मूवमेंट चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो खिलाफत मूवमेंट है, खलीफा की जो पोस्ट होती है वो कौन हटा रहा होता है? ब्रिटिशर्स हटा रहा होता है। क्यों? क्योंकि अब ब्रिटिशर्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीत चुका है और तुर्की पे उसने अपना कब्जा कर लिया है। तो जो भारत के अंदर जो अली ब्रदर्स थे, मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली, इन्होंने ये आंदोलन चालू कर दिया। गांधी जी रिक्वेस्टेड द कांग्रेस टू सपोर्ट द मूवमेंट्स कीपिंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन माइंड। अब गांधी जी ने क्या कहा कि इस मूवमेंट को सपोर्ट कीजिए, हिंदू और मुस्लिम यूनिटी बनी रहेगी हमारी। द मूवमेंट बिकम सेवर फॉर द कांग्रेस सपोर्ट। अब ये जो मूवमेंट, जैसे कांग्रेस ने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया तो ये जो आंदोलन था ये बड़े रूप में धारण कर लिया। अब बात करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। द नागपुर कॉन्फ्रेंस गिव द अप्रूवल टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। किसने अप्रूवल दिया? नॉन कॉपरेशन, नो कॉपरेशन मतलब कोई भी कॉर्पोरेशन तुम्हारे साथ होगा नहीं। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, हमें स्वराज, हमें आज़ादी चाहिए। इंस्टेड ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, हमें खुद की सरकार नहीं, हमें पूरी तरह आज़ादी चाहिए अंडर द रूल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। अब हम खुद ब्रिटिशर के अंडर रह ही नहीं सकते, हमें पूरी आज़ादी चाहिए। कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स हैं, माने जाते हैं किसकी वजह से ये हुआ, सब ये बताया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में चर्चा की गई है। स्वदेशी भी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया है। इसके नेगेटिव एस्पेक्ट क्या हैं? फिर ये नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में बात की है। सेल्फ गवर्नमेंट ने बॉयकॉट किया है। प्रोग्राम ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसा रहा प्रोग्राम, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। प्रोग्राम क्या रहा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे कैसे चलाया गया, राइट। इन द बिगिनिंग द मूवमेंट महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर सरेंडरेड देयर टाइटल्स केसरी हिंद। अब इतना गुस्सा है लोगों को कि गांधी जी ने क्या किया, महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, गांधी जी को एक उपाधि मिली थी केसरी हिंद, वो उपाधि उन्होंने वापस कर दी। रविन्द्रनाथ टैगोर को एक उपाधि मिली जिसका नाम था नाइटहुड हॉनर, उन्हें मिला था, उन्होंने वापस कर दिया। अदर लीडर ऑफ द नेशनल मूवमेंट गिव अप देयर टाइटल्स एंड पोजीशन। स्टूडेंट लेफ्ट इंग्लिश स्कूल, स्टूडेंट्स ने क्या किया, इंग्लिश स्कूल छोड़ दिए और कॉलेज छोड़ दिए। एट वेरियस प्लेस फॉरेन क्लोथ वीर सेट, कई जगह विदेशी कपड़ों की होली जलने लगी। व्हेन ड्यूक ऑफ कैनाइट केम टू इंडिया, कौन आया? ड्यूक आया, कहाँ से? कैनाइट से। ड्यूक आया था जब कैनाइट से, तो उसका बॉयकॉट किया गया। द सेरेमनी ऑफ द ऑनरिंग प्रिंस ऑफ वेल्स बॉयकॉटेड, जो प्रिंस वेल्स आए थे भारत में, उनकी जो सेरेमनी थी उसको भी बॉयकॉट किया। सच इंसिडेंट क्रिएटेड कंसिडरेबल नेशनल एक्साइटमेंट। ऑन द अदर हैंड नेशनल स्कूल एंड कॉलेजेस वी एस्टेब्लिश काशी, बिहार एंड जामिया मिलिया। और भारत की जो इंडियन एजुकेशन था, स्कूल, नेशनल एजुकेशन की स्थापना करने लगे। काशी में स्थापना हुई, बिहार में हुई, जामिया मिलिया गुजरात में हुई, विद्यापीठों की स्थापना होने लगी। ड्यू टू द वाइग्रेस प्रोपेगेंडा फॉर स्वदेशी, भारत का जो स्वदेशी का प्रोपेगेंडा चालू होने लगा, भारत के ही कपड़े यूज़ करने के, भारत की ही सब चीज़ें यूज़ करनी चालू कर दी, राइट। तो 1 करोड़ वी आर कलेक्टिंग द तिलक फंड ऑन मेनी ओकेशन द हिंदू मुस्लिम एनकरेज प्रोडोमिनेटली मोपले रिवोल्ट, इस तरह भारत के अंदर चालू हो गया। अब क्या होता है, चौरा चौरी कांड हो जाता है, राइट। चौरा चौरी कांड क्या होता है, एक गोरखपुर में एक चौरा चौरी नाम का गांव जो कि यूपी के अंदर, द पुलिस वेयर ओपन एट फायर ऑन द पीपल, वहाँ पे लोगों के ऊपर पुलिस अंधाधुंध गोलियां चलाती है। एंड व्हेन द रन शॉट ऑफ द बुलेट पीपल अटैक द पुलिस स्टेशन, और बाद में क्या करती है, जैसे पुलिस उनके ऊपर बंदूक चलाती है, बाद में थोड़ी देर शांत होने के बाद लोग पुलिस चौकी को जला देते हैं। 21 पुलिसमैन, उसके अंदर क्या होता है 21 पुलिसकर्मी मर जाते हैं। और इसी वजह से गांधी जी को बहुत आहत होता है और गांधी जी जो असहयोग आंदोलन, जिसे हम कहते हैं हिंदी में असहयोग आंदोलन, इंग्लिश में कहा जाता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, को यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं 1922 के अंदर। क्यों? क्योंकि चौरा चौरी कांड इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसके असर क्या पड़े, उसके प्रभाव क्या थे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर आप लोग जानते हैं प्रभाव तो आप पढ़ सकते हैं। स्वराज्य पार्टी की हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। स्वराज्य पार्टी क्या थी, राइट। विद द पर्पस ऑफ द रिटेनिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस एमंग पीपल, चित्तरंजन दास एंड मुंशी। चित्तरंजन दास नाम के एक लीडर थे, उनकी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर थे उनके साथ उनके ओपिनियन मैच नहीं होते थे। एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज्य पार्टी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के फादर हैं, उन्होंने एक नई पार्टी की स्थापना की जिसका नाम था स्वराज्य पार्टी, राइट। अब इसने क्या, विड्रॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से अलग हो गए। द पर्पस वाज टू एंटर द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अपोज द अनफेयर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्या हुआ, लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव लड़ा और लोगों की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो अनफेयर पॉलिसी थी उसका विरोध करने लगे। स्वराज्य पालिसी आल्सो एडोप्टेड द कंस्ट्रक्टिव एक्टिव ऑफ गांधी जी एंड एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। स्वराज्य पार्टी का भी और इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक ही सिद्धांत था। स्वराज पार्टी कंटेस्टेड इन द इलेक्शन में भी इसने चुनाव भी लड़ा था, 1923 में इलेक्शन लड़ा। द कैंडिडेट ऑफ द स्वराज्य पार्टी वे इलेक्टेड इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव। जो स्वराज्य पार्टी थी उसके कैंडिडेट असेंबली विधानसभा के अंदर चुन के भी पहुंचे थे। इन द एज वेल एज द प्रोविंशियल एंड द गॉट क्लियर मेजोरिटी। आई डिड नॉट गेट द मेजोरिटी इन द बंगाल बट इमर्ज ए स्ट्रॉन्ग पार्टी। उसे बंगाल में बहुमत नहीं मिला लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पार्टी की तरह उभरी, कौन, स्वराज पार्टी, जो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी की थी।
मोतीलाल नेहरू वर इलेक्टेड इनटू द सेंट्रल लेजिस्लेचर एज अ पार्टी लीडर एंड चित्तरंजन दास वाज इलेक्टेड इन द बंगाल प्रोविंस। चित्तरंजन दास कौन थे? बंगाल के एक बहुत बड़े लीडर थे, और जो मोतीलाल नेहरू थे वो सेंट्रल लेवल पे बहुत बड़े लीडर थे। स्वराज पार्टी डिसअप्रूव्ड द गवर्नमेंट बजट्स एंड प्रपोजल एंड रीसेंटेड द इनजस्ट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। इट कंपेल्ड द गवर्नमेंट टू कंसीडर द प्रॉब्लम ऑफ पीपल। ड्यू टू द वर्किंग ऑफ द स्वराज पार्टी ओनली द गवर्नमेंट हैड टू अपॉइंट द साइमन कमीशन 2 ईयर अर्लियर। ड्यू टू द वर्किंग ऑफ द स्वराज पार्टी ओनली गवर्नमेंट हैड टू अपॉइंट द साइमन कमीशन। बाद में क्या होता है? साइमन कमीशन का अपॉइंटमेंट किया जाता है, जो कि कब आता है? साइमन कमीशन भारत के अंदर 1927 में आता है। टोटल 7 लोगों का ग्रुप होता है। उसके अंदर क्या होता है? भारत के लिए कानून बनाता है, लेकिन भारत का एक भी सदस्य नहीं होता, इसीलिए लोग इसका विरोध करते हैं, बाद में वापस चला जाता है, भाग जाता है। तो इस तरह स्वराज पार्टी की स्थापना होती है, राइट। विद द डेथ ऑफ द चित्तरंजन दास, बस अब कुछ देर बाद चित्तरंजन दास जून में 1925 में उनकी मृत्यु हो जाती है। स्वराज पार्टी बिकम द वीक। अब स्वराज पार्टी कैसी हो जाती है? वीक हो जाती है। सम मेंबर बिगन सपोर्टिंग द गवर्नमेंट व्हाइल द अदर्स रेजिंग न्यू पार्टी। कुछ मेंबर क्या करते हैं? गवर्नमेंट को सपोर्ट करने लगते हैं। कुछ लोगों ने न्यू पार्टी बना ली, कुछ लोगों ने क्या किया? नेशनल पार्टी को न्यू पार्टी नेम द नेशनल पार्टी। थस द प्रेस्टिजियस ऑफ द स्वराज पार्टी रिड्यूस इन 1926 में 1926 का जो इलेक्शन था उसके अंदर उसकी जो उसका जो वक्तव्य था, उसका जो वट था वो कम हो जाता है, उसका सपोर्ट कम हो जाता है, उसकी पावर कम हो जाती है। ऑल इट्स मेंबर लॉस्ट टेरिबली एक्सेप्ट इन मद्रास प्रोविंस। विपिन चंद्रपाल बनर्जी क्रिटिसाइज द पार्टी स्ट्रांगली। अब ये पार्टी बाद में क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, और बाकी इसके जो लीडर होते हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं, कोई दूसरी पार्टी बना लेता है। आई होप मुझे पता होगा कि आपको ये जो चैप्टर है ये अच्छी तरह पता भी चला होगा। यदि आपको कोई क्वेरी रहती है, यदि आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप हमें ज़रूर कमेंट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू एंड शेयर विथ योर फ्रेंड आल्सो।